नमो नमः आदित्य की आज की क्लास आपके लिए। और अभी तक आपने संस्कृत में देखा कि हमने आपको स्वर संधि का परिचय मतलब संधियों का परिचय स्वर संधि विस्तृत रूप में आपको हमने दिया। कहाँ? पिछले वीडियोज में। और आज के टॉपिक में आपको व्यंजन संधि में ले जाना है। और व्यंजन संधि में आपको सबसे पहले स्वर संधि के अपवाद का एक प्रकरण बताएंगे, वो शब्द आपसे अक्सर सीटेट की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न कर देता है। ठीक, तो आप लिखेंगे स्वर संधि के अपवाद। स्वर संधि के अपवाद का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब आप दे रहे हैं जो आपको, तो स्वर संधि के बजाय व्यंजन संधि, ऐसा नहीं है। स्वर संधि में ही गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इन संधियों के नियम कायदे कानून पारित होते हैं उस शब्द पर, लेकिन आंसर कुछ और हो जाता है। जैसे देखेंगे, पहला सूत्र लिख लीजिएगा। अक्षा दोहिन्याम अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम, इसको हम कहते हैं वार्तिक। और वार्तिक सूत्र के लेखक कौन थे? वार्तिक सूत्र के लेखक कात्यायन थे। ठीक है, वार्तिक अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम में वार्तिक सूत्र के लेखक कात्यायन थे। इन्होंने शब्द जो बनाया उस चीज को देखिएगा कि अक्ष और अक्ष शब्द के साथ अक्ष शब्द के साथ मोहिनी शब्द आने पर गुण संज्ञक गुण होने के बजाय वृद्धि होती है। शब्द बनेगा अक्षाहिणी। संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो अक्ष धन मोहिनी शब्द है, तब आप देखिएगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण है क्ष का अ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है मोहिनी का उ। तो अ के बाद जब उ आता है तो आप गुण संधि के प्रकरण में जाके देखिएगा, अ के बाद जब उ आता है तो गुण होता है क्या? ओ। ठीक, लेकिन यहाँ कहा कि अ के बाद जब उ आएगा तो गुण न होकर के क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? तो कहा ए और औ, आपको बताया भी है वहां पे ए और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है।
तो उसमें से अ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, स्थानेन अंतरतम से स्थान, जिस स्थान का जो वर्ण है उसी स्थान के जैसा प्रयुक्त होता है, तो ओ के साथ औ हो गया, तो ओ के जगह पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो अ धन उ बराबर ओ ना होकर के औ कहलाने लगेगा। तो अब आपके पास बचेगा अक्ष धन औधन हीनी, जोड़ देंगे आप, अक्षौहिणी बनेगा। और क्या करेगा कि पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह एक सूत्र है, यहां लिख दे रहे हैं, आपसे पूछेगा नहीं लेकिन जानकारी के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, ये सूत्र जो है क्या करेगा, इस सूत्र से न को ड़ हो जाएगा, न को क्या होगा, ड़ हो गया। तो जब न को यहाँ ड़ हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा अक्षौहिणी। ठीक है, आपसे दूसरा कुछ नहीं मांगेगा, पूछेगा अक्षौहिणी में कौन सी संधि है। तो अगर प्रश्न कर दिया अक्षौहिणी में कौन सी संधि है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, कौन सी संधि बनाएंगे, वृद्धि संधि बनाएंगे, गुण संधि नहीं बनाएंगे। कौन सी संधि बनाएंगे, गुण संधि न बना करके वृद्धि संधि बनाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको बताना था। और इसके बाद जो है अब हम चलेंगे व्यंजन संधि के तरफ। व्यंजन संधि में क्या कहता है, जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो व्यंजन संधि होती है। अब देखिए, ये रहा पूर्व पद और ये रहा उत्तर पद, अर्थात बाद वाला पद, यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहला शब्द और दूसरा शब्द। ठीक है, अब देखिएगा पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है कि पूर्व पद में पहला शब्द और उत्तर पद में दूसरा शब्द। तब यहां व्यंजन हो और यहां व्यंजन हो, यहां व्यंजन हो और यहां स्वर हो, यहां स्वर हो और यहां व्यंजन हो। ठीक है, तो इन तीनों परिस्थितियों में व्यंजन संधि होती है। इन तीनों परिस्थितियों में कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, अब आगे कहेगा व्यंजन संधि के प्रकार।
व्यंजन संधि के निम्न प्रकार होते हैं। पहला नंबर पे विषुत्व संधि, दूसरे नंबर पे ष्टुत्व संधि, तीसरे नंबर पे जसत्व संधि, चौथे नंबर पे चर्त्व संधि, पांचवें नंबर पे आपके पास अनुस्वार संधि होगी। यही संधियां आपको पढ़नी है व्यंजन संधि में, ठीक है। आइए देखते हैं व्यंजन संधि के प्रकार का प्रकरण, ठीक है ना। सबसे पहला रहेगा क्या, ष्टुत्व संधि। पहला क्या रहा, अब इसका सूत्र क्या है, कहता है स्तोह विशुना शुभ। यहां जान लीजिए स्तोह का मतलब क्या होगा, सकार और तवर्ग होगा। चु का मतलब क्या होगा, ये सकार और चवर्ग होगा। और दूसरा जो चु दिया है उसका भी अर्थ सकार और चवर्ग ही होगा। हिंदी के क्षेत्र में केवल सूत्र हटा दिया जाता है, बाकी सारी अन्य परिभाषाएं जो है वो क्या की जाती है, पढ़ ली जाती है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप, यहां कहेगा कि शकार तवर्ग के बाद, सकार तवर्ग के बाद शकार चवर्ग आए तो स और तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग होता है, ठीक है। अब एक बार यहाँ एक बार परिभाषा के परीक्षित में देखिएगा कि यदि स के बाद स आया है तो दंत स को तालव्य स हो जाएगा। त के बाद च आया है तो त को च हो जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है, कुछ मामला समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात, आएगा जाएगा नहीं। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सकार तवर्ग का मतलब, कुछ नहीं, इसीलिए हमने नीचे वाले पॉइंट पे क्या लिखा है, स तवर्ग के स्थान पर, यानी स के बाद ये तालब है, ये दंत स, ये तालब स, दंत स के बाद तालब स आया तो दंत स के स्थान पे, यानी छोटा सा के बाद बड़ा सा आया तो छोटा सा के स्थान पे बड़ा सा हो गया, ठीक। तवर्ग के बाद चवर्ग आया तो त के स्थान पे चवर्ग हो गया। उदाहरण देख लीजिएगा,
उदाहरण में क्या यहाँ ज्वाइन करेंगे, देखिएगा एक शब्द देता है रामस शेते, रामस्यते संविक्षित करिए तो बनेगा रामस धन शेते। तो दंत स के बाद ताला विषय आया, कहा गया ना दंत स के बाद ताला विषय आएगा, तो इस स के भी स्थान पर इस स के भी स्थान पर क्या होगा, ताला विषय हो जाएगा। तो दंत स भी हलंत है तो ताला विषय भी हलंत हो जाएगा। तो ऐसे स जब शब्द में लिखेंगे तो इस तरीके पर लिखे जाने, ठीक है ना। और एक शब्द है सच्चित, संधि विच्छेद करिएगा तो होगा सत धन चित। तो यहाँ क्या कहा था, त के बाद यहाँ देखिएगा त के बाद च आएगा तो त को च हो जाएगा। तो त के बाद क्या हुआ, त के बाद यहाँ च आया है तो त के स्थान पे पुनः च हो जाएगा, ये भी च हलंत होगा तो इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ। उसी तरह से आप उच्चारण बना लीजिएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद कौन करेगा, सच्चरित्रम बना लीजिएगा। हाँ एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना है, सकार तवर्ग के बाद के स्थान पर सकार चवर्ग होता है, ठीक है। कब, तो याद रखिएगा यहाँ कहा है ना कि स के बाद ताला विषय आएगा तो उसको ताला विषय हो जाएगा, त के बाद च आएगा तो उसको त हो जाएगा। यदि स के बाद अगर चवर्ग आ जाता है तो इस स को ताला विषय हो जाता है, याद रखिएगा। दंत स के बाद स के अलावा चवर्ग भी आ जाए, स के अलावा अगर चवर्ग भी आता है तो दंत स के स्थान पर ताला विषय हो जाता है। वहीं पर कश्चित इत्यादि शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और उच्चारण है सच्चरित्रम है, तच्चित्रम है, संधि विच्छेद आप कर लेंगे खुद। उच्चारण में क्या होगा, उत्तधन चारण, सच्चरित्रम में सतधन चरित्रम होगा, तच्चित्रम में तत्धन चित्रम हो जाएगा। आप देख रहे हैं तच्चित्रम में त और च का मामला ज्यादा आ रहा है। आपको हम लास्ट में व्यंजन संधि के अंतिम में आपको एक छोटा सा टेक्निक भी दे देंगे, लेकिन वो टेक्निक कभी कब काम करेगी, जब आप अच्छे तरीके से इसको पढ़े रहेंगे तभी काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करती है। टेक्निक तभी काम करती है जब अच्छे तरीके से आप उस चीज को पढ़े हो, और तब जाकर के उस पर आप यदि निकालते हैं क्या कोई ट्रिक बनाते हैं तो वो ट्रिक आपके लिए फायदेमंद होती है, काम करती है, आपको याद भी रहती है। लेकिन जो चीज पढ़े ना हो उस पर ट्रिक बना करके आप याद करना चाहे ना, आज याद करेंगे कल भूल जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम आपको ये पॉइंट बता रहे हैं, वरना तो आपके संधि का काम तो हम आपको जो टेक्निक बनाया बताएंगे उसी से होगा, उतने से ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, पहले आप पूरी प्रक्रिया को जानिए, तब वो टेक्निक जो हम बताएंगे वो आपको याद रहेगी, ठीक है ना। तो ये रहा। और यहीं पर एक नोट बना देते हैं आपको,
यदि यदि तालव्य श के बाद, यदि तालव्य श के बाद तवर्ग का वर्ण आता है तो तवर्ग को चवर्ग नहीं होगा। उदाहरण, प्रश्नः विष्णः प्रसधन न और विषधन न। पहले ये जानिएगा, ठीक है ना, कि अगर सकार तवर्ग के बाद सकार चवर्ग आता है तो सकार चवर्ग के स्थान पर, तवर्ग के स्थान पर सकार चवर्ग आदेश हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है ष्टुत्व संधि। और ष्टुत्व संधि में सूत्र लगाएंगे आप, सूत्र क्या होगा, ष्टुनाष्टु। ष्टुनाष्टु सूत्र जो है, अब इसमें एक अधिकार आएगा सकार और तवर्ग का। स्तोह शब्द आया था जैसे पिछले सूत्र में, यहां पर स्तोह पढ़ा गया था, ठीक, यही स्तोह जो है वहां चलेगा। अब वहां कहेगा कि स तवर्ग के बाद यदि टवर्ग आता है, यहां क्या कहा था आप देख सकते हैं, यहां कहा था श चवर्ग, तवर्ग के बाद स चवर्ग आए तो, ठीक है, यहां क्या कह रहा है, स तवर्ग के बाद यदि श टवर्ग आता है तो स तवर्ग के स्थान पर श, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, स ट वर्ग होता है। ठीक है, अब यहां देख लीजिएगा, एक बात यहां पे बता देते हैं आपको, तो वहीं से आएगा जो स और तवर्ग की बात किया है, इष्टु यानी श और ट वर्ग हुआ, दूसरा भी इष्टु का अर्थ होगा क्या, श और ट वर्ग। ठीक है, यानी कहा कि अब दंत्य स के बाद यदि मूर्धन्य स आ जाए, चाहे ट वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, तो दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। और त वर्ग के बाद तालव्य, अरे सॉरी, यदि मूर्धन्य स या ट वर्ग आ जाता है तो त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके अकॉर्डिंग आप उदाहरण देख लीजिए, यहां पर उदाहरण आपको बता देते हैं।
तट्टिका संधि विच्छेद करेंगे आप, तत् धन टीका हो जाएगा, तत् धन टीका होगा। और आप इसमें क्या करेंगे कि अब देखेंगे यहाँ त के बाद ट आया है तो त के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। त के स्थान पर भी क्या होगा, ट हो जाएगा। और त के बाद चवर्ग आया था तब क्या हुआ था, त के स्थान पर चवर्ग हुआ था। अब त के बाद यदि ट आया है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। ठीक, अब एक पॉइंट लिख लीजिएगा, रामस षष्ठः, संधि विच्छेद करिएगा, हो जाएगा रामस धन षष्ठ। अब आप देखेंगे स के बाद मूर्धन्य स आया है तो दंत स को भी मूर्धन्य स हो गया है। वहां क्या था कि दंत स के बाद तालव्य स आया था तो दंत स को तालव्य स हो गया था। अब यहाँ दंत स के बाद जब मूर्धन्य स आया है तो दंत स को मूर्धन्य स हो गया है। क्लियर, ठीक है, ठीक। अब एक उदाहरण आप ले सकते हैं अपने बनाने के लिए, दुष्टः उड्डयनम। उसको भी आप बना सकते हैं, कृष्ण बना सकते हैं, और पेस्टा भी बना सकते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए आपको संधि विच्छेद अगर करने को नहीं क्लियर हो रहा है संधि विच्छेद कैसे करें तो उसका एक दिमाग रखिएगा। और अभी आपको वो सारी चीजें आपको बताएंगे यहाँ पर कि आप चाहें तो रामा षष्ठा शब्द में देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे आप 2 दिया हुआ है, एक षष्ठा शब्द है, एक रामस शब्द है। तो अगर ये जो संधि विच्छेद आपको करना है तो पहले स के स्थान पे छोटा सा करके आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। रामस सेते में 2 तालव्य स दिया था तो पहला तालव्य स सेते का था, अरे दूसरा तालव्य स सेते का सा था, तो पहले तालव्य स में आप चाहें तो उसका संधि विच्छेद चाहे क्या वही होगा, उसका संधि विच्छेद दंत स के साथ कर दीजिए। ठीक है, वही वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पूछ दिया रामस षष्ठा में संधि विच्छेद है और एक शब्द दे दिया रामस धन षष्ठ और एक शब्द दे दिया रामस धन षष्ठ, तो षष्ठ तो एक शब्द है ही है ये वाला, और इसके जगह पे आप क्या करेंगे, इसको दंत स के साथ संधि विच्छेद कर देंगे, छोटे स के साथ संधि विच्छेद कर देंगे। उसी तरह से दिया था जब रामस सेते, तो यहाँ रामस धन सेते एक ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा रामस धन सेते। तो अब यहाँ पे जो तालव्य स दिखाई दिया उसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो दंत स के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस टेक्निक पर भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। और फिर जो है तो आपने संधि विच्छेद किया इसका, चलिए आपको एक बार और बताते हैं। दुष्टा का संधि विच्छेद होगा दुष्धन टह, उड्डयनम का होगा उत्तधन डयनम,
कृष्णा का होगा कृष धन नह, न के बजाय ड़ कर दीजिए, ड़ ही होगा तभी हो पाएगा ड़। तो कहा था ना यहाँ पे कि स के बाद यदि टवर का वर्ण भी आता है तो दंत स को मूर्धन्य श हो जाता है। अपेष्टा में पेश धन टा हो गया आपका तुष्टत्व संधि और इष्टत्व संधि, दोनों संधियां आपके पास है। हिंदी में क्या करेंगे, इसको सारी संधियां यही रहेंगे, नियम नंबर 1 2 3 4 के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। आप क्या करेंगे, इस चीज को सूत्र हटा दीजिएगा, वो हिंदी में भी काम कर देगा। सूत्र जब हटा देंगे तो किस में काम करेगा, हिंदी में भी काम करेगा। ठीक, यही पॉइंट पे। ठीक है, अगली संधि देखा जाए, बात किया जाए अगली संधि की। हाँ चलिए, अगली संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि। अगली संधि कौन सी होगी, जसत्व संधि होगी। और जसत्व संधि में आप क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। जसत्व संधि का सूत्र क्या है, नहीं, जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जसो अंते। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कि इसमें 2 प्रत्याहार लिया गया है। आपको पहले वीडियो में हम बताए थे कि हमने आपको केवल वर्ण प्रक्रिया सिर्फ इसलिए दिया, सीटेट में वर्ण प्रक्रिया का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा उससे। ठीक है, हो सकता है एक भी क्वेश्चन पहले आया नहीं है, उसी आधार पे हम आपसे कह भी रहे हैं। अगर आ गया तो आप पढ़े ही हैं, जवाब दे दीजिएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें 2 प्रत्याहार आपको पास बताए गए हैं। पहला प्रत्याहार है झल। झल प्रत्याहार झभय के झ से शुरुआत होगी और हल के ल तक चलेगी। और जस प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा, वो एक ही सूत्र पर बनेगा, ज ब ग ड द असह, ये हलंत है। तो आप देखिए झभय में झ से किया तो सूत्र देखिएगा झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प स स ह, यहाँ तक बनेगा। इतने वर्ण आएंगे उसमें। अब आपके पास, अब देखिए आपके पास इतने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं तो आप देख लीजिए। उसमें व्यंजन है आपके पास, पर वर्ग का पहला अक्षर है आपके पास, वर्ग का दूसरा अक्षर है आपके पास, वर्ग का तीसरा अक्षर है आपके पास, वर्ग का चौथा अक्षर है आपके पास। इसी चीज को हिंदी में कहा जाता है कि वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान के बाद कोई स्वर आ
मृदु व्यंजन आ जाए। तो मृदु व्यंजन कौन? तो मृदु व्यंजन में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। तो पांचवें वर्ण पे कम मिलता है, पांचवें वर्ण पे अनुस्वार या अनुनासिक संधि पे बात होगी। पांचवें वर्ण पर छोड़ देंगे तो वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, जबकि मृदु व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों आते हैं। तो तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, यानी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, तो पहले वाले पद में क्या हो जाएगा? तो कहा कि पहले वाले पद में आपको जस हो जाएगा। यहां एक लाइन में एक बार देख लीजिए। जलाम जसवंत कहा कि झल के बाद यदि मृदु व्यंजन या सघोष वर्ण आते हैं तो झल के स्थान पर जस होता है। झल के स्थान पर जस होता है। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। थोड़ा सा आपको ये कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो है कई वर्णों का प्रयोग किया है, कई स्थानों का, ठीक है ना। लेकिन आपसे जो इसमें बात करेगा उदाहरण में, बहुत ज्यादा बात नहीं करेगा। देखिएगा कि मृदु व्यंजन और सघोष में आप करेंगे तो वर्ग का ये 3, 4 ये ग्रहण किया जाएगा। सघोष में से फिर स्वर उठाए जाएंगे। ठीक, स्वर भी आते हैं, मृदु व्यंजन में स्वर का भी परिगणन है, तो उनकी भी गणना होगी। तो अब कहा कि उदाहरण आपके सामने रखते हैं। एक शब्द है अजंत, संधि विच्छेद करिएगा, होगा अच धन अंत। एक शब्द है दिग्विजय, दिग्विजय कर लेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे आप तो होगा दिक धन विजय। अब ये दो समझ लिया जाए, फिर आपको अन्य उदाहरण भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले है अजंत, संधि विच्छेद आपने किया अच धन अंत। ठीक, तो अब च और अ इधर है, तो प्रथम पद में क्या है? च है, और दूसरे पद में क्या है? स्वर है। तो यहाँ क्या कहा था? सघोष वर्ण आ जाए। तो सघोष में कौन कौन से आते हैं? वो सघोष वर्ण हिंदी में पढ़ाए हैं आपको। कौन कौन से? हर्षो, विवार, नाद, घोषाश्च आया है। तो वहां घोषाश्च में खर प्रत्याहार का ग्रहण किया है, ख फ छ ठ थ नहीं, हर्ष प्रत्याहार का ग्रहण किया है। तो हैवरट, लड़, यम गणनम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, इतने वर्ण आते हैं। तो हैवरट कौन सा वर्ण रहा? सघोष में ह भी आता है। ठीक, और य व र ल अंतस्थ व्यंजन आ गए। यम गणनम पांचवा वर्ण आया, झभय घड़दस चौथा वर्ण आया, जब गड़दस तीसरा वर्ण आया। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो गया। उसके साथ और क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या वर्ण आएंगे? इसमें स्वर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, आप सघोष में 3, 4, 5 स्वर अंतस्थ,
इन वर्णों को ग्रहण किया गया। आगत व्यंजन भी आते हैं, आगत स्वर भी आते हैं, लेकिन वो हिंदी में होते हैं, यहाँ नहीं होते। यहाँ कोई आगत नहीं होता, यहाँ केवल आगम होता है, आदेश होता है, आगत नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ आगत नहीं होता है। तो आप देखेंगे इसमें क्या किया कि कहा कि यानी वर्ग के 1, 2, 3 और 4 ये वर्ण किस में आते हैं? झल में आते हैं। किस में आए? झल में। तो कहा इनके बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवें को हटा दीजिए, पांचवें से प्रश्न आप में नहीं रहेगा, तो पांचवें को हम यहाँ से थोड़ा सा हटा देंगे, ठीक है, समझने के लिए। और स्वर और अंतस्थ, तो कहा कि इनके बाद यदि ये आते हैं तो इनके स्थान पर उसी वर्ग का केवल तीसरा अक्षर हो, केवल तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो आप देखिएगा च वर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद स्वर आया है, तो कहा इस च के जगह पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे। तो च वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? च, छ, ज। तो च के जगह पे ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज। अब आपको हो गया अ, ज, आ। तो च हलंत है, ज भी हलंत होगा, आगे अंत है ये है। अब इनको जोड़ दीजिएगा तो ज में अ मिल जाएगा तो बनेगा अजंत। दिग्विजय में संधि विच्छेद करिएगा, संधि विच्छेद होगा दिक धन विजय। तो दिक में क और विजय का व। तो क के बाद वो आया, तो क पहला वर्ण है, झल में आ गया। अब वो जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो सघोष में आ गया या मृदु व्यंजन में आ गया। तो क के बाद वो आया है, तो क के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा ग। हो गया, तो हो गया दिग। अब वो में छोटी ग है तो अपने साथ जो है आधे वर्ण को खींच लेगी, तो विजय, दिग विजय बन जाएगा। ठीक, और भी बना सकते हैं आप, बनाइएगा। षडानन बनाना है आपको, षडाननः, दिग्गजः, सुबन्तः, ठीक। और आपसे जो कई बार पूछा जाता है यूपी टेट की परीक्षा में, जगदीश। यह सी टेट में नहीं पूछा जाता, दिमाग में रखिएगा। जगदीश को सी टेट में प्रश्न नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। संधि विच्छेद करिए, फिर आगे बताते हैं। संधि विच्छेद हुआ, चलिए करते हैं। षडानन में होगा सट धन आनन, दिग्गज में होगा दिक धन गज, सुबंत में होगा सुप धन अंत, और जगदीश में होगा जगत धन ईश। तो ये रहा जसत्व संधि। जसत्व संधि में एक सूत्र और पढ़ा जाता है, वो सूत्र क्या है वो आपको बताते हैं यहाँ पे, कि जैसे यहाँ आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ सब पद था, पद का मतलब सब शब्द थे, एक शब्द बने थे। जैसे अच भी एक शब्द था, अंत भी एक शब्द था, दिक भी एक शब्द था, विजय भी एक शब्द था, ठीक। यहाँ सट भी एक शब्द था, आनंद भी एक शब्द था, दिक भी, सुप भी, अंत भी, गज भी, जगत भी, ईश भी, सब ये शब्द थे, ठीक है। और इसी में जसत्व संधि में एक ऐसा प्रकरण आ रहा है जो कि वर्ण पर कार्य करता है। किस पर? वर्ण पर। तो वर्ण में क्या करेगा, आइए यहां देखते हैं। यहां दूसरा नंबर बना दीजिएगा सूत्र का, और ये कहता है
झलाम, जस, झस। ठीक, ये कहेगा कि झल के बाद, झल के बाद झस आए, झल के बाद झस आए तो झल के स्थान पर, तो झल के स्थान पर क्या होता है? जस होता है। ठीक, तो ऐसे जो है अगर प्रकरण जाना जाए तो ये प्रकरण उसी में शामिल किया जा सकता था, लेकिन कहा क्या, यहाँ देखिएगा, यहाँ जोड़ना है आपको, इसीलिए छोड़ दिए थे। अपदांत जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अपदांत। अपदांत का मतलब क्या? बिना पद वाला। अब बिना पद वाला का मतलब क्या? बिना शब्द वाला। अब बिना शब्द वाला का मतलब क्या? वर्ण। बिना शब्द वाला का मतलब क्या? वर्ण। ठीक है, तो अब जो है वर्ण का पॉइंट क्या रहेगा? तो वर्ण अगर कहा कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद यदि झस में क्या है? तो झस में है कौन कौन सा वर्ण आएगा? झभय और घड़धस का वर्ण आएगा, यानी वर्ग का चौथा अक्षर केवल आएगा। ठीक है, यानी कहा कि झल के बाद झस आ जाए तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। जैसे कहा कि वर्ग का 1, 2, 3, 4 वर्ण हो और इधर केवल चौथा वर्ण हो, तो इनके स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाता है। जिस वर्ग का यहाँ वर्ण होगा उसी वर्ण का तीसरा होगा। उदाहरण दिखा दें आपको? चलिए आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में आप देखेंगे शब्द है बुद्ध, क्रुद्ध। तो बुद्ध का संधि विच्छेद जब करेंगे ना, संधि विच्छेद होगा बुध धन ध, यहां होगा क्रुद्ध धन ध। इसी पर बनता है, ध वर्ण पर ही विशेष करके बनता है। जानकारी के लिए अगर चाहें, टेक्निक बनाना चाहें तो ध वर्ण इसमें आता है। झलाम, जस, झसी में, और इस प्रकार के क्रुद्ध, युद्ध, शुद्ध, बुद्ध, योद्धा, इस प्रकार का शब्द यदि धकार युक्त शब्द यदि आता है तो वहां पर इस सूत्र से संधि हुई होती है। ठीक है ना? तो आप देखिए कहा था क्या, ये पहले वाले जो पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जो संधि विच्छेद किए थे वह सारे बाद वाले पद शब्द आए थे। क्या आए थे? शब्द आए थे, ये पद आए थे। लेकिन यहाँ क्या आया है? अब यहाँ केवल वर्ण आया है। इसी को अपदांत कहते हैं। अपदांत का मतलब क्या? किसको अपदांत की संज्ञा दिया? तो कहा कि जिस जो पद न हो, जो शब्द न हो, उसी को क्या कहेंगे? अपदांत कहेंगे। ठीक है ना? तो अब इसमें देखिएगा, कहा कि यदि वर्ग के 1, 2, 3, 4 के बाद, तो ये चौथा वर्ण है, उसके बाद यदि झस आए तो झस में वर्ग का केवल चौथा वर्ण आता है। झभय और घड़धस आते हैं, तो यानी इधर भी चौथा, इधर भी चौथा। तो कहा कि इसके स्थान पर जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो ध है, तो ध किस वर्ग का है? तो त थ द ध, त थ द ध, तो ध तवर्ग का चौथा वर्ण है, तो यहां पर तवर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। यहां भी तीसरा वर्ण क्या होगा? द हो जाएगा। तो अब हो जाएगा बुध के जगह पे बुध धन धह, और द आधा है, ध पूरा है, एक में मिलेगा तो बनेगा बुद्ध, क्रुद्ध।
यहां लिख लीजिए युद्धः, शुद्धः, रुद्धः, योद्धा। तो अब युद्ध का संधि विच्छेद कर दीजिए। जितने का भी संधि विच्छेद करेंगे वर्ग के चौथे अक्षर के साथ होगा। जैसे युद्ध धन ध, शुद्ध धन ध, रुद्ध धन ध और योद्ध धन धा। ठीक है, योद्ध धन धा। तो ये वाला पॉइंट आपको पकड़ में आया। फिर चलते हैं अगले संधि की तरफ। अगली संधि कौन सी थी? चर्त्व संधि। अगली संधि का नाम है चर्त्व संधि। चर्त्व संधि का सूत्र है खरिच। चर्त्व संधि का सूत्र क्या है? खरिच। सूत्र देखिएगा, सूत्र के अनुसार जो इसकी परिभाषा क्या बनती है। झल प्रत्याहार यहां भी आएगा। कहा कि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर होता है। अब आप क्या देखेंगे? झल पूर्व से ग्रहण करता हुआ चला आ रहा है। झलाम जसवंते, झलाम जसी, वहीं से झलाम जसवंते से झल प्रत्याहार की शुरुआत हुई थी। वहां आपको पिछले पेज में बताए भी थे, देख लिया जाए एक बार। यहाँ पे झल बताए हुए हैं, यहां से यहां तक झल प्रत्याहार के वर्ण है। तो कहा कि इनके बाद क्या? तो कहा इनके बाद यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर होता है। ठीक, तो अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे आप देख सकते हैं। खर प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा? ख, प, छ, ठ, ठ। ठ, च, ट, त, क, प, श, स, र आ जाएगा तो यहाँ र वाला हो जाएगा। चर प्रत्याहार में कहां से कहां तक आएगा भाई? च, ट, त, व। चट तव में व नहीं रहेगा, क और प रहेगा। बस 5 अक्षर आएंगे। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे वर्ग का पहला दूसरा वर्ण था और यहाँ पर केवल पहला वर्ण है, और यहाँ पर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण रहेगा। ठीक, उदाहरण देखिए। उदाहरण में आप देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। ठीक है ना? ठीक, यहां उदाहरण लीजिएगा। सतपात्रम, सतपात्रम का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सदधन पात्रम
ठीक। अब जब सतपात्रम बनाएंगे आप तो द वर्ग का तीसरा अक्षर है, झल में आया। अब प वर्ग का पहला अक्षर है तो खर में आ गया है प, यहाँ आया है प में, और झल में आ जाएगा ये द। तो कहा कि इसके स्थान पर इसी वर्ग का पहला अक्षर यानी चर होता है, तो द किस वर्ग का है, त थ द, त वर्ग का द है, तो द के स्थान पे त हो जाएगा, तो बन जाएगा सतपात्रम। ठीक, सत्कार बना लीजिएगा, सत्कारः। और क्या बनाएंगे आप, सत्कारः के साथ दिक्पालः बनाएंगे, और क्या बनाएंगे आप, लिप्सा बनाएंगे, लिप्सा। संधि विच्छेद करिए सतपात्रम के आधार पे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हो जाएगा, ये कन्फर्म है। कैसे हो जाएगा, चलिए आपको टेक्निक देते हैं। यहाँ पे एक ठो, यहाँ सतपात्रम में तो है ना, इसी की जगह पे संधि हुई है ना, पात्रम शब्द आगे यथावत है, यह भी पात्रम आगे यथावत है, तो त का संधि विच्छेद किसके साथ किए हैं, द के साथ किए हैं ना, यानी पहले वर्ण का संधि विच्छेद किसके साथ किए हैं, तीसरे वर्ण के साथ किए हैं। तो यहाँ भी जितने पहले वर्ण हैं उनका तीसरे वर्ण के साथ करिए, सत्कार में संधि विच्छेद करिए, सद धन कार हो जाएगा। दिक्पाल में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अब तो बता दीजिए, दीर्घ धन पाल हो जाएगा। लिप्सा में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, लीब धन सा। हो गया। तो आपने देखा व्यंजन संधि का पूरा प्रकरण आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया गया, और ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपने कमेंट हमको दे सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इस टेक्निक पर अगर आपको हम एक बात करें तो थोड़ी सी चीजें और जान लीजिए, यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। और वो थोड़ी सी चीज क्या है, यहाँ देखिएगा, वो थोड़ी सी चीज है जो आपको कहे थे तकनीकी देने के लिए, अगर कहा जाए तो इस चीज पर आप आ जाइएगा कि त के बाद च आया है तो त को च हुआ है, त के बाद यानी तवर्ग का मतलब होगा, चवर का मतलब होगा, त के बाद ट आया है तो त को ट हुआ है, ठीक। उसी तरह से आगे जब अभी आप आएंगे तो मिलेगा त के बाद ल आएगा तो त को ल हो जाएगा, और काक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है या केवल चौथा वर्ण आता है तो इसके जगह पे उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो अब आपके लिए एक और पॉइंट यहाँ रख देते हैं, वो पॉइंट कौन सा है, तो कहा कि यदि दो ठो चवर्ग दिख जाए तो इष्टुत्व संधि का सूत्र लगा लीजिएगा, सूत्र आपको दिए हुए हैं। दो ठो टवर्ग दिख जाए तो इष्टुत्व संधि का सूत्र आप लगा सकते हैं, इस संधि के नाम से उसको बोल सकते हैं, दो टवर्ग दो चवर्ग, यानी दो तालव्य स, ठीक, या दो मूर्धन्य स, ठीक है ना। तो दिख जाएगा तो दो तालव्य स दिखेगा तो भी इष्टुत्व हो जाएगा, और दो मूर्धन्य स दिखेगा तब भी इष्टुत्व हो जाएगा। आप इसको चाहें तो बार बार रिपीट करके आप इसको देखिएगा, समझिएगा, लेकिन पूरा पहले समझे रहेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। नमो नमः आदित्य।